बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और मौसम की सूरत हाल देखते हैं जी, आज क्या रहेगी। सुबह जो है वो दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे के करीब 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 6 बजे 36 और 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड। और टुडेज इवेंट्स में आपको बताएंगे हम, थिएटर प्ले है जी जो कि 15 मई तक कंटिन्यू रहेगा। सियाचिन कम्स टू लाहौर, अलहमरा हॉल इसका वेन्यू है। और आप अपनी टिकट्स जो हैं वो बटलर्स कैफ़े MM आलम रोड से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट है स्टोरीज ऑन अ शिप, अ थिएट्रिकल प्ले बाय लाहौर आर्ट्स काउंसिल एंड बीट्स। और ये जो है वो 27 अप्रैल यानी कि आज इसका लास्ट डे है। 6 बजे से 9 बजे तक इसकी टाइमिंग है। वेन्यू है हॉल नंबर 1, अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स, कदाफी स्टेडियम। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का फैसला किया गया। गैर कानूनी नंबर प्लेट की तब्दीली के लिए शहरियों को 1 मई तक मोहलत दे दी गई। लाहौर पुलिस कंट्रोल रूम के कंप्यूटर सिस्टम पर हैकर्स का हमला। और तरक्याती मंसूबों की तकमील में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रजा खड़ल और अकमल सोनू। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे आपको। और हमारी आज की लीड स्टोरी, जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का फैसला कर लिया गया है। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये मीटिंग करेगी 1 मई के बाद, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वापस लौटेंगे तुर्की के दौरे से, दौरे के बाद। तो फिर यहाँ जो है इस्लामाबाद में ये मीटिंग होगी और उसमें चांसेस यही हैं, जो स्पेकुलेशन वो यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएंगे और जो पहले चीफ जस्टिस थे या हैं जो अब तक हैं वो मूव ओवर होकर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है जो एलिवेशन का। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो है वो ज़्यादातर वो हाई कोर्ट से लिए जाते हैं और बाज़ दफ़ा होता है कि कभी कभार कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कोई सीनियर वकील होता है तो जब वो मेरिट पे हो रहा होता है तो उसको ले लिया जाता है। लेकिन ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका ही काम होता है और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहता है। और इस तरह जो नीचे जो जूनियर जज होता है, सेकंड इन कमांड होता है, वो फिर जो है लीडिंग जज हो जाता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो जाता है। और फिर वो इसी तरीके से बाकियों की भी सीनियरिटी जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाती है, हायरार्की चलती है ना, स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से। आप क्या बताएंगे इसमें? बिल्कुल ऐसा ही है जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक जज की सीट खाली है और उस सीट को फिल करने के लिए जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन है, काउंसिल है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट बुला लिया जाए। और जैसे ही ये वहाँ जाएंगे तो लाहौर हाई कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, तो वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हो जाएंगे। तो उसका वो जो सारा प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो तय करेगी सब। बिल्कुल सही। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी है जी, गैर कानूनी नंबर प्लेट की तब्दीली के लिए शहरियों को 1 मई तक मोहलत दी गई है। 3 दिन की मोहलत दी गई है कि जितने भी गैर कानूनी नंबर प्लेट्स हैं, गैर नमूना नंबर प्लेट है, जो एक सैंपल दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से कि नंबर प्लेट्स इस तरह की होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब तब्दीली के लिए जो है वो 1 मई तक मोहलत दी गई है। जी बिल्कुल, ये इस लिहाज से अच्छा कदम है कि एक सिंक्रोनाइज सिस्टम कर दें। लेकिन ये कैसे होगा
कि मैंने बेशुमार नहीं तो कम से कम 8 से 10 ऐसी गाड़ियाँ देखी हैं जो सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी लेवल की गाड़ियां हैं और उनके पीछे जो नंबर प्लेट और आगे नंबर प्लेट्स लगी हैं वो नंबर प्लेट्स जो हैं वो महकमा एक्साइज की बनाई हुई नहीं है, वो शीशे की नंबर प्लेट्स हैं। और शीशे की नंबर प्लेट्स, ग्रीन नंबर प्लेट्स लगा के आप खुद महकमा या सेक्रेटेरिएट के जो हाईएस्ट ऑफिसेज हैं हमारे सूबे के जो अफसरान आला हैं और अफसरान बाला हैं, वो अगर वहाँ पे इस तरह का हो रहा है तो फिर कैसे ये मुमकिन वहाँ पर सिर्फ इतना नहीं हो रहा बल्कि गुज़िश्ता महीने एक रिपोर्ट भी सामने आई थी और उसमें ये बताया गया था कि इन खास तौर पर जो लैंड क्रूज़र की जितनी भी गाड़ियाँ थी इन पर जितनी भी नंबर प्लेट्स लगी हैं वो सारी जाली हैं। कोई मेहरान की नंबर प्लेट लगाई हुई है, कहीं पर कल्टस की नंबर प्लेट लगाई हुई है। अब वो गाड़ियाँ क्योंकि प्रोटोकॉल में गाड़ियों पे भी लगे हुए हैं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल में चलती हैं गाड़ियाँ, तो उनको रोकेगा कौन? वार्डन्स में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो तो हमेशा कमजोर आदमी को पकड़ते हैं ना, जो मेहरान पे जा रहा हो, जो मोटरसाइकिल पर जा रहा हो। तो वो पराडो को या लैंड बस चले तो साइकिल वालों के भी चालान करना शुरू कर दिया। एक दौर में शुरू हुए थे, ज़ियाउल हक के दौर में साइकिल के चालान होते थे अगर आप बत्ती आगे साइकिल की ना, हाँ ये हकीकत है। साइकिलों की एक दौर में नंबर प्लेट भी इशू हुई थी और वो कैंट में तो बहुत ज्यादा सख्ती थी कि आप कैंट की हदूद में दाखिल होंगे तो साइकिल पर आगे भी बत्ती लगी होनी चाहिए, पीछे भी बत्ती लगी होनी चाहिए। 5-5 रुपए की बत्ती मिलती थी उस वक्त, मुझे याद है अच्छी तरह। तो वो कैंट में जाने के लिए आप जो है ना वो नहीं, वो बाद में भी बड़े अरसा तक रहा कैंट में। शायद अब भी जो लोग साइकिल पे जाते हो, मुझे नहीं पता आइडिया कि वहाँ पर अब ये नहीं, ऑब्वियसली अब दूसरा ये एग्जिस्ट नहीं करता ये लॉ। और दूसरा ये है कि जो नंबर प्लेट्स बनाते हैं, जो दुकानें खुली हुई हैं, क्या उनको भी कदगन होगी? जो बना के धड़ाधड़ फरोख्त कर रहे हैं उनको भी पाबंद किया जाए तो ज्यादा आसान हो जाए। लोग हैं बना के देने वालों मसला ये है ना, नंबर प्लेट्स लटकाई हुई होती है। हमारे यहाँ ना जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ना वो बहुत सतही सी होती है। जब आप डेप्थ स्ट्रेटेजी नहीं बनाते ना तो उससे ऑब्वियसली मसाइल हल नहीं होते। अब हदफ है कि शहर के अंदर जिन गाड़ियों पर नमूने की जो ये सैंपल नंबर प्लेट्स हैं वो नहीं लगी हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा भाई, सैंपल प्लेट्स नहीं लगी हुई, वो जो दूसरी प्लेट्स हैं वो कौन बना रहा है, वो कहाँ पर बनाई जा रही हैं? क्या उनको भी आप कोई वार्निंग जारी करेंगे? क्या उनके लिए भी कोई लेजिस्लेशन करेंगे या उनको भी इस लूप में लाएंगे कि वो ऐसी प्लेट्स नंबर प्लेट्स ना बनाएं जो सैंपल नहीं है और वो गाड़ियों पर नहीं? असल में होता क्या, बकायदा अपना प्रोफेशन लिखा हुआ है होता नहीं, प्रोफेशन जो है आप नंबर छोटा सा लिखा होता है, पीछे पार्टी का नाम लिखा होता है इतना बड़ा, पीछे MNA लिखा होता है, पीछे MPA लिखा होता है, सेनेटर लिखा होता है, तो वो चेयरमैन लिखा होता है, मुख्तलिफ जो पब्लिक की कमेटीज हैं उसका। वैसे माजरत के साथ अकमल सुमरू, बहुत सी नंबर प्लेट्स मैंने ऐसी भी देखी है जिसके पीछे जर्नलिस्ट लिखा होता है और प्रेस लिखा होता है। प्रेस लिखा होता है, उस चीज को भी हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल लिखा होता है, नहीं वो हाईलाइट नहीं, वो हम उसको कंडेम करते हैं। अच्छा, वो अमूमन उनका लिखा होता है कि जैसे जो जुलाई न्यूज, सितंबर न्यूज का मैं उसके लिए मिसाल देता हूँ, भुले का अखबार, रोजनामा शीशा अखबार, रोजनामा तलवार। असल में यही मसला है कि जो वो समझते हैं 4 लाख रुपए खर्च किया तो कम से कम हाईलाइट तो हो ना। जी, जो कानून है वो अमूमन जो गरीब है, कमज़ोर है, बेबस है उसके लिए होता है। और जब ताकतवर की बात आती है, पैसे वाले की बात आती है, तो वो नंबर जब ख़रीदता है तो वो साथ ही उस कानून को भी तकरीबन ख़रीद चुका होता है जो इम्प्लीमेंट किया जाना होता है। और फिर एट द एंड ऑफ डे यही होता है कि हम देखते हैं कि ये नंबर प्लेट्स जो है गैर रस्मी या जो एक्साइज से इशू नहीं हुई। अभी ये सुमरू साहब से बात हो रही है जो कि मसला ये है कि महकमा एक्साइज जो एडवर्टीज़मेंट करता है वो ये है कि सिर्फ हम ही से जारी करवाएँ, यानी आपने पुरानी नंबर प्लेट आपकी टूट गई, ख़राब हो गई तो महकमा एक्साइज ही जारी करेगा। एक तो महकमा एक्साइज वक्त पे जारी करे तो फिर तो फ़ायदा है, नहीं तो दूसरा महकमा एक्साइज ही एक्शन ले सकता है उनके खिलाफ जिनकी नंबर प्लेट्स ख़राब हैं। जब ख़राब नंबर प्लेट्स चल रही हैं और उनके अपने महकमे के अंदर से चल रही हैं तो फिर हम क्या करें उसके लिए? बिल्कुल सही। अच्छा, आपने जितनी बड़ी गाड़ियाँ देखी होंगी अकमल, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और आप BMW, जितनी गाड़ी, कभी आपको वो ग्रीन और व्हाइट नंबर प्लेट नजर आई है उन गाड़ियों? नहीं, हो नहीं सकता ना। एक शख्स ने अगर 4 करोड़ रुपए की गाड़ी रखी है तो वो इस डिज़ाइन की नंबर प्लेट लगा के अपनी गाड़ी की उसके नज़दीक वो ये समझता है कि इससे शायद उसकी गाड़ी की वैल्यू और उसकी जो शो है वो कम हो जाएगी, तो वो कभी वैसा नहीं करेगा। बुनियादी तौर पर ना इस सिस्टम का मकसद ये है कि जो शहर के अंदर इल्लीगल गाड़ियाँ या ऐसी गाड़ियाँ जो रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी गाड़ियाँ जिनके ऊपर जाली नंबर प्लेट्स लगी हैं, उनको रोका जाए, उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इसलिए इस कार्रवाई करने से पहले जो है ये लाहौर में इस मुहिम का आगाज किया गया दोबारा से, वार्निंग दी गई है। अब हम देखते हैं यकम मई तक जो है वो कितनी गाड़ियां जो है इस वार्निंग को सीरियस लेती हैं, और उसके बाद जब क्रैकडाउन होंगे तो आप डाटा निकाल लीजिएगा कितनी बड़ी गाड़ियों को ये पकड़ेंगे और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अगली हमारी खबर है जी, यंग डॉक्टर्स की जानिब से कल जो एहतजाज था, जो हड़ताल की कॉल थी, वो मौखर कर दी गई। सेक्रेटरी हेल्थ से उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन मैं इस पे हददर्मी कहूँगी या बेहिसी कहूँगी कि ओपीडीज़ में जो डॉक्टर्स हैं वो फिर भी अवेलेबल नहीं थे और 2 बजे तक मरीज़ बेचारे वहाँ पर ख्वार होते रहे। जी बिल्कुल, ये है कि आपका जब कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ, जॉब का तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो जॉब आप 8 घंटे तो दें। यानी आप अपना रिस्क हलाल भी पूरा नहीं कर रहे, और जो जिम्मेदारी है जिसको हम कहते हैं कि बड़ी मसीहा बनना होता है, जब डॉक्टर बनता है, इलाज करता है, लोगों के दुख दर्द और तकलीफ़ें कम करता है, लेकिन जब डॉक्टर अपने वार्ड में पहुंचता ही नहीं है, मरीज़ को देखता ही नहीं है, तो वो किस तरीके से हम कह सकें सोमरू साहब कि वो रिस्क हलाल है। और डॉक्टर्स ने मेरे ख्याल से ये एक वतीरा बना लिया है कि जब उनके पीक आवर्स होते हैं ड्यूटी के, ये सड़कों पर निकल आते हैं। देखिए, ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, आप इसको ना शुरू से लें कि इन डॉक्टर्स को शायद भूल जाता है कि ये पब्लिक के टैक्सों के ऊपर पड़ते हैं। एक एक डॉक्टर पर सब्सिडी दी जाती है, हुकूमत की जानिब से सब्सिडी मिलती है, तब जाके इनकी MBBS की डिग्रियां मुकम्मल होती हैं और टीचिंग हस्पताल में इनको प्रैक्टिसेस करने के अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। जब ये स्टूडेंट होते हैं, इनको सीनियर्स प्रोफेसर्स के साथ जोड़ा जाता है। एक अच्छा डॉक्टर प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज इन पर इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। मिलियंस ऑफ रुपीस की क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही होती है? कि जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ये सर्व करें। इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त ही हो जाता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के 2 दायरे हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और एक गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि जब ये MBBS में एनरोल होते हैं, जब इनको दाखला दिया जाता है, उस वक्त इनका ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अब इन्होंने सर्व करना है। आपके जितने भी मुतालबात हैं, आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप ड्यूटी आवर्स के बाद जो मर्जी करें, आप प्रोटेस्ट करें, आप अपने राइट्स के लिए सामने आए, आपके साथ कहीं पर भी नाइंसाफी हो रही है, आप बाहर निकलें, बट आपका जो ड्यूटी आवर्स का जो ड्यूटी रोस्टर है, लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि जब ड्यूटी आवर्स होते हैं ये लोग सड़कों पर देखें, ये सिर्फ डॉक्टर्स पर भी आप इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये हमारा कौमी जो है ना वो रवैया बन गया है। ये वो रवैया है जिसका इजहार मुख्तलिफ तंजीमों से, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आपको नजर आता है कि वो अपने ड्यूटी आवर्स के दौरान जो है वो सब कुछ छोड़ के वो आपको सड़कों पर नजर आएंगे। वो जो उनकी जिम्मेदारी है, एक घर का एक फर्द अगर वो बीमार है और अस्पताल में एडमिट है, तो वो चाहे अपनी जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है, उससे से उनको कोई सरोकार नहीं। तो ये बेहिसी जो है ना, फिर हमें जब पूरी सोसाइटी में नजर आए तो उसका असर डेफिनेटली एक खास तबके पर भी पड़ता है। बिल्कुल सही, लेकिन ये बेहिसी जो है वो हददर्मी भी बनती जा रही है ना। अब आपके जो मुतालबात हैं उस पर मुज़ाकरात हो गए और वो कामयाब भी हो गए, आपने मान ली हुकूमत की बात, हड़ताल खत्म हो गई, तो वापस अपनी ड्यूटी पर आए ना। जी बिल्कुल, ये ड्यूटी पे आए कल बेचारे मरीजों की मैं बातें सुन रही थी करें। और जेन्युइनली मुझे इतना बुरा लग रहा था कि वो अपने प्यारे बीमार प्यारों को लेकर अस्पताल आए हैं और आगे डॉक्टर ही नहीं है जो उनको एड्रेस कर सके। जी बिल्कुल, ये मसला पता क्या है कि अगर ये दुखों का मदावा करते हैं, तकलीफें दूर करते हैं लोगों की, तो लोगों की दुआएं भी इनके साथ होंगी और ये मसले बहुत जल्द हल हो सकते हैं। बहुत दफ़ा दुआओं की ज़रूरत होती है, अमल के साथ साथ दुआओं की ज़रूरत होती है, और दुआएं लेने के लिए लोगों के दुख दर्द कम करने चाहिए। और ये जब से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बनी है, बहुत से खराबियां भी सामने आ रही हैं। जब बात है, ये खबर रिजवान नकवी ने कल दी है। अकमल, मैं थोड़ा सा इसका रेफरेंस जरूर देना चाहूंगी, फिर आपकी बात सुनते हैं। सर्विसेज अस्पताल में करोड़ों के घपले हुए और फिर कुछ ऐसे लोग एज ए डॉक्टर भर्ती हुए। न्यूरो सर्जरी वार्ड में 10 माह तक एक लड़की जो है काम करती रही, जो सिर्फ BCom पास है और एज ए डॉक्टर वो वहाँ काम करती रही, और जब उसकी जड़ें निकाली गई तो यंग डॉक्टर्स जो आम रहनुमा है वो उनके नाम सरे फहरिस्त ये प्रॉब्लम है। ये जब भी माफिया बनता है, जब भी तंजीमें बनती हैं, तो उसकी तंजीमों की जो छतर छाया होती है, जो उनके शेडो के अंदर कई नेगेटिव एक्टिविटीज जो हैं वो सारे अंजाम दे रही होती हैं, तभी वो ड्रावा दिया जाता है। रजा साहब बड़े मासूमाना अंदाज में कह रहे थे कि ये ड्यूटीज पर आएँ और दुआएं लें। वो दुआएं नहीं लेना चाहते। आप क्यों देना चाहते हैं ज़बरदस्ती दुआएं? उनको ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये हमारी दुआ, देखें, दुआ के सहारे पर हम उनको कैसे रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं?
भाई वो कहता है मुझे दुआ की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मेरी ड्यूटी है, मेरी मर्जी मैं ड्यूटी करूँ या ना करूँ, आप मेरा कुछ कर सकते हैं तो करके दिखा दें। एटीट्यूड ये भी है कि मैंने 5 साल मेहनत की, मैंने 6 साल जो है वो अपने तो लगाए, आप ना अब करते? जिंदगी के 8 साल लगाए, अब ना मेरा करते? पे बैक का टाइम है तो ना मैं क्यों करते ना मेहनत? दूं? ना Do they करते? realize देखें, कि अगर गवर्नमेंट ये और हम लोगों के कितने पैसे इनके उनके पास ऊपर लगे हैं? रिसोर्सेज थे, इनके पास इतनी पोटेंशियल था, स्कॉलरशिप पे बाहर जाके पढ़ लेते, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ लेते, क्यों पब्लिक इदारों में आकर पढ़ें? पब्लिक इदारों में सब्सिडी पर जब आप पढ़ते हैं तो आप बाउंड हो जाते हैं, आपकी मॉरल लायबिलिटी बन जाती है। आपने पे बैक लेकिन करना यहाँ पर 5 साल एथिक्स के को बाद। सुनता कौन है, मानता कौन है एथिक्स को? एथिक्स को कौन माने? एथिक्स पढ़ाया नहीं जाता हमें, किस तालीमी इदारे में लेकिन एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? ये जो इखलाकियात का जो सब्जेक्ट है आपकी निसाबी कुतुब में नहीं, दाखिल हमने नहीं। जर्नलिस्टिक एथिक्स तो पढ़े थे नहीं, अपने वो पंजाब तो यूनिवर्सिटी हमारी में। प्रोफेशनल ड्यूटीज और है ना, हम वैसे अगर इखलाकियात की बात करें हाँ, तो as a हमें कहाँ subject नहीं पढ़ाया जाता, नहीं सही। पढ़ाया जाता, क्योंकि हम समझते हैं हमें उसकी जरूरत नहीं है। हर शख्स बहुत ज्यादा बाइखलाक है, और हर शख्स जो है मेडिसिन वो इज वन ऑफ दोस प्रोफेशंस जहां पर एथिक्स और बेडसाइड मैनर्स जो हैं वो डेफिनेटली लाजमी जरूर पढ़ाए जाते वो हैं। प्रिवेल करने तो चाहिए। वो जो ये बात कर रहे थे ना रजा साहब के एसोसिएशन अंजुमनों की आड़ में नेगेटिविटी होती है और मनफियत जो है वो फैलाई जाती है, तो उसमें वो कल्प्रिट्स जो होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और ये पहले दायरे में जिम्मेदारी उस एसोसिएशन के बिल्कुल, अहदेदारों उन की है, associations और की है। जिम्मेदारान जो अंदर अब ये अफराद हैं, रहनुमाओं उनकी के नाम आए जिम्मेदारी। हैं ना शाम तफ्तीश, अब देखते हैं इनके नहीं, खिलाफ अब क्या कार्रवाई मैं होती थोड़ा है। सा मैं इस बात पे ऐड करना चाहूँगा कि आप यूनियंस की बात करते हैं, आप जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर बनी हैं तंजीमें उनकी बात करते हैं, तो उनमें से अक्सरियत ऐसा होता है कि जो यूनियन का ऑफिस बेरर होता है या उसके करीब या उसके क्रोनीज जो होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते, चाहे वो स्कूल्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, चाहे आप चले जाएं किसी और महकमे के अंदर, आप ये देख क्लरिकल एसोसिएशन में वो लोग काम नहीं कर रहे हो कम, तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम उसका नेगेटिव लिया जाता है ना। और देखिए, उसको- अंजुमन का मतलब हमारे यहाँ ये है कि आपने आप ताकत उसको की बुनियाद welfare पर और बेहतरी की जानिब इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर होता नहीं है, यहाँ पे यहाँ पर कार्टल बुली बन की जाता है जाती ना है, फिर। यहाँ पर उसको ज्यादा एग्जैजुरेट किया जाता है उन चीजों को, ये बहुत चीजें जो है खौफनाक वो है। देखने में आती इस हैं। तरफ देखना होगा, और जो लोग काम करते हो अंधाधुंध पैरवी भी नहीं करनी चाहिए। हर चीज का ब्लेम हम गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते, हमें अपने हमारी रवैये अपनी जो है, जिम्मेदारियां ज्यादा होनी चाहिए। वो भी ठीक करने होंगे। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू, आप हमारे साथ मौजूद थे। रजा भाई आप हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि अगला सेगमेंट भी आपके साथ ही करेंगे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक रहेगा मकबरा जहांगीर, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रजा खरल। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई दोबारा से। वालेकुम अस्सलाम। और अब जी। हम सेगमेंट शामिल कर रहे हैं मेरा शहर लाहौर, और उसमें आज हम बात करेंगे मकबरा जहांगीर की हिस्ट्री से आगाज़ करेंगे। जी बिल्कुल, मकबरा जहांगीर, जो जहांगीर 1627 में कश्मीर में उनकी डेथ हुई थी, और फिर उनकी जो बॉडी है यहाँ लाई गई, और बाग दिलकुशा नाम था इस इलाके का, जो शाहदरा का जो एरिया जिसमें ये मकबरा जहांगीर और सराय अकबरी और दूसरी इमारत जो हैं तारीख़ी वाक़े हैं, तो यहाँ पे लाया गया उन्हें। और फिर 1627 में ही उनकी जो मदफन है उस पर मकबरे का आगाज़ हुआ, और इसके लिए बड़े बड़े आर्किटेक्ट जो है बुलाए गए, और 94 एकड़ इसकी ज़मीन है जिसके ऊपर ये मकबरा जहांगीर, सराय अकबरी और मकबरा आसिफ जहाँ और मकबरा नूर जहाँ ये वाक़ है। अच्छा। बहुत बड़ा इलाका है, पूरे अहाते में, पूरे अहाता ढेर सारा, दरमियान में रेलवे लाइन भी गुजरती है एक साइड से, जो मकबरा नूर जहाँ है वो सेपरेट हो जाता है, लेकिन शेख बाग दिलकुशा का ये इलाका काफ़ी वसी और अरीज़ है। और इसके 4 मीनार हैं, चारों के ऊपर जो है पूरी इमारत जो है मकबरे की अंदरूनी इमारत जिसकी, वो उस पर काम हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म में इनले वर्क है, गत्के का काम है, इसके अलावा वहाँ पे गलता और दासा, इस तरह की जो रेड सैंडस्टोन है उसके ऊपर इनले वर्क है। बीच में ऊपर का जो हिस्सा है, जैसे मीनार की पहली मंजिल है तो उसके ऊपर का जो हिस्सा वो वाइट मार्बल के अंदर है, ज़्यादातर काम हुआ लहरिये का काम बहुत अच्छा हुआ है वहाँ पे, जो आज से 400 साल तकरीबन पहले हुआ था, अब तक इंटैक्ट है।
अभी हाल ही में एक मीनार जो है वो 2010 में कंप्लीट हुआ, उसकी रेस्टोरेशन वर्क, बहाली का काम। अच्छा, इस रेस्टोरेशन में ये चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि ये एक पुरानी इमारत है तो उसको पुराने तर्ज पर ही जी बिल्कुल, ये जो मकबरा जहांगीर है ना ख़ास तौर पर, और ये कॉम्प्लेक्स, इसकी ये प्रॉब्लम है कि इस पे आप सीमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, ये रेड ब्रिक बिल्डिंग है और मार्बल है। मोटर के अलावा नहीं कुछ इस्तेमाल कर सकते, कि ये टेंटेटिव लिस्ट में है वर्ल्ड हेरिटेज की, और यूनेस्को जो है इसे शामिल कर सकता है, किसी वक्त भी ये फैसला हो सकता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ सकता है। तो इसको देखते हुए जो है इसकी जितनी भी रेस्टोरेशन हुई है या अब हो रही है आजकल भी, वो जो है उसके ओरिजिनल जो मटेरियल था उसी के साथ हो रही है, और अच्छा, अभी मजदूर तक काम क्यों कर नहीं रहे है हैं। उस लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? इसकी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल ना होने की वजह है इसके पीछे जो दीवार है, पिछली दीवार अकबरी सराय से लेकर जो आती है मकबरा जहांगीर तक, जो बैरूनी दीवार है जो शादरा टाउन के साथ मिलती है, उसके बिल्कुल दीवार के ऊपर घर बन चुके हैं, इंक्रोचमेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अच्छा। तो वो एक रुकावट है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनना होता है उसका ये होता है कि उसकी चारों तरफ से कोई चीज़ उसके साथ कनेक्टेड ना हो, यानी उसका फसाड, बैरूनी जो दीवार है, उसकी आउटर वॉल्स जो हैं वो भी क्लियर हों, और उसकी रेस्टोरेशन प्रॉपर तरीके से हुई हो। तो चांसेस हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ख़ासतौर पर सीरियस है इस हवाले से, जो है हेरिटेज के, ख़ासतौर पर बड़े हेरिटेज के हवाले से अगर ये रिस्टोर कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। फिर ये है कि ये मकबरे तक पहुंचने के लिए, जैसे हम लोग जो लोकल टूरिज़्म या डोमेस्टिक टूरिज़्म जिसको आप कहते हैं, अंदरून मुल्क की टूरिज़्म, उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि एक्सेस जो है वो मकबरे तक आसान हो। जो रोड्स हैं मकबरे को जाते हैं वो इंतहाई उनकी हालत नागुफ्ता बे, इंक्रोचमेंट है। तकरीबन जब आप शहर के शादरा के उस इलाके में जाते हैं तो दोनों साइड से इंक्रोचमेंट्स हैं और गाड़ियां बीच में खड़ी होती हैं, जाया नहीं जा सकता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लिहाजा जो मकबरा जहांगीर है, अगर इसकी देखें खूबसूरती तो आलीशान, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ताजमहल के बाद सबसे बड़ी बरियल मानूमेंट है, यानी ताजमहल आगरा और उसके बाद मकबरा जो है जहांगीर। लेकिन एम्परर के हिसाब से देखें कि एक एम्परर की आखिरी आरामगाह है, तो फिर ये सबसे आला है कि वो तो सिर्फ मलका है ताजमहल जिसके नाम पे है या जिसका मकबरा है, तो ये एम्परर जहांगीर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। तो उसको उतनी इम्पोर्टेंस जो है वो मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही है। ये एक फैक्ट है कि एक तो ये डेवलपमेंटल काम, जितने भी तरक्याती काम जो उस हल्के के जो एमएनए ने करने, वो ये कि उसकी एक्सेस बेहतर करे। एक्सेस बेहतर करेगा, लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगी, और लोगों का जो है जरिया आमदन बहुत बेहतर हो सकता है। जैसे भाई मुमकिन है कि उन इंक्रोचमेंट्स को खत्म किया जा सके? जी बिल्कुल, ये मुमकिन है। यहाँ पे कई ऐसे हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं जिनमें गवर्नमेंट ने जगह खरीदी है, और फिर उस जगह को, जैसे माईदाई का मकबरा है ये कोट ख्वाजा सईद के इलाके में, 3 साल पहले याद है आपको, मकबरा गिर गया था उस एक हिस्सा, और उसमें डेथ्स भी हो गई थी। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वो जगह ख़रीदी, और फिर उस ख़रीदने के बाद उस मकबरे को रिस्टोर किया है और बहुत बेहतर हुआ है मकबरा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी जगहें गवर्नमेंट ने खरीदी हैं जहाँ जहाँ मुनासिब समझा है। मैटर ऑफ इंटरेस्ट कि आपका कहाँ मैटर ऑफ इंटरेस्ट पहले तो ये था, सीमल के पिछले 60 साल में, 70 साल में काम ऐसी इमारतों पे नहीं हो सका, जो आलीशान इमारतें हैं उस तरीके से नहीं हो सका। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो बने हैं, मेगा प्रोजेक्ट नहीं बने जिनकी मदद से उस इलाके को एक बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, और उसकी बुनियाद पे वहाँ पे टूरिज़्म को बेहतर बनाया जा सके, और फिर वो स्पॉट जो है महफूज हो सके। अब ये चांसेस हैं कि ये जिस तरह से मूवमेंट चली हुई है, ख़ास तौर पर बड़ी मानूमेंट्स के हवाले से, छोटी मानूमेंट्स के साथ तो अलमिया है, मैं आप अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि जो स्मॉल मानूमेंट्स हैं या जो थोड़ी सी पसे पर्दा हैं, उनके साथ तो ये है कि लोग भी इनक्रोच करते हैं और सरकार भी उन्हें बुलडोज करने में कोताही नहीं करती, बड़ी स्पीड से करती। लेकिन जो बड़ी मानूमेंट्स, उनके साथ ये पॉजिटिव है कि वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स होती रहती हैं। अब जैसे ये दूसरा मीनार, अब 2 मीनार रह जाते हैं। अच्छा, 100 फुट ऊंचा मीनार है ये, और इस पे तो काफी 4 मीनार है, 4 मीनार हैं जो चारों साइड्स पे हैं, और तकरीबन ये 100 फुट या इससे थोड़ा सा ज़्यादा है।
अब 2 मीनार जो है उनकी रेस्टोरेशन एक की कंप्लीट हो चुकी है, एक जो रेस्टोरेशन प्रोसेस है वो चल रहा है। अच्छा, और 2 का जो है बाद में होगा। इस मकबरे में क्योंकि बाग बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है इस तमाम एरिया में, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, उस बाग का नाम भी ले रहे थे शायद, बागे दिलकुशा। बागे दिलकुशा। तो क्या यहाँ पर कोई झील भी है या इस तरह का रिक्रिएशनल नहीं, इसके करीब तरीन तो जो जगह है वो तो दरिया रावी है, बिल्कुल बरलबे दरिया है ये, एक साइड से दरिया के साथ आ जाता है। यहाँ पे ये कि दीवारें काफ़ी ऊंची हैं, लेकिन बहुत सारी ग्रीनरी ट्रैम्पल उस वजह से हो जाती है कि लोग इनक्रोच इन करते हैं। यानी जैसे पीछे दीवारें हैं ना, तो दीवारें फलांग के आ जाएंगे। और कितने गार्ड्स रखे, 94 एकड़ में गार्ड्स भी कम से कम 100 रखना पड़ेगा इन्हें। बिल्कुल वो इतने तो रख नहीं सकता महकमा, लिहाजा वो एक साइड से रोकते हैं तो दूसरी साइड से लड़के आके क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते हैं और फिर इस तरह सिलसिला चला रहता है। लेकिन ये बहुत बेहतर है। ख़राब हालत है मकबरा आसिफ जा की, अगर उसको बेहतर कर देना, वो लाहौर का सबसे ऊंचा मकबरा हाइट के हिसाब से। अच्छा, यानी वो 3 मंजिलों के करीब तो ऊंचाई है उसकी। है। अगर उसको सही कर देते हैं, उसको सिख दौर में उस वेंडलिज्म हुआ था, उसका जो कीमती पत्थर था उसके ऊपर से उतार लिया गया था। सिखों ने अपनी इमारतें जो बनानी थी उस दौर के जो शाह हकमान लाहौर थे, तो अगर वो बना दिया जाता है तो वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है शाहदरा का मानूमेंट्स का कि आप जाते हैं तो आपका दिल मुगल मानूमेंट्स के कहते हैं ना कि पीक पे आप चले जाते हैं खूबसूरती के हवाले से, इतनी खूबसूरत है। लेकिन वो जगह अभी भी खाली है जहाँ से वो पत्थर उतार लिया गया जी था। बिल्कुल, वो ऐसे ही ड्रैप सा नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, तो वो भी बेहतर हो सकता है। और फिर एक्सेस बेहतर करें, यानी रावी टूरिज्म को फरोग दें। ये चीज जो है वो उनके फायदे के लिए भी है और ऑब्वियसली एक नाम भी, और उस कम्युनिटी के फायदे के लिए होता है। यानी उस कम्युनिटी का पहले इन्हिसार मेहनत मजदूरी पे है, छोटे मोटे बिजनेसेस पे, अगर ये करते हैं तो बहुत आगे निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया रजा भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे, उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में YDA के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर हैं और YDA को लीड करते हैं। 3 सालों से जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाले हुए हैं। क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, किस तरह से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं YDA की, और फिर मेडिसिन के हवाले से उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अजमल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? एक तो ये रिसेंटली इशू हो गया था सिक्योरिटी के हवाले से, सरगोदा में भी कोई डॉक्टर्स पे टॉर्चर हुआ, कोई MNA साहब के लोग आए, ब्लड प्रेशर चेक करवाना था, तो वहीं से कोई थोड़ा सा इशू बन गया। तो उसके बाद कोई एक कन्वेंशन प्लान हो गया। कन्वेंशन के बाद एक माब उठा, उन्होंने आकर डॉक्टर्स पे टॉर्चर कर दिया। तो उस सिलसिले में जो है आपको पता होगा कि हमारी सर्विस भी विथड्रा हुई, तो अल्लाह का शुक्र है वो इशू सेटल हो गया। तो इससे कबल हमारे वो जो एक जिसमें 1 ग्रेड अपग्रेडेशन और पे रेस, उसमें भी सिक्योरिटी और दीगर कुछ छोटे और इशू भी, सर्व स्ट्रक्चर के नॉन इम्प्लीमेंटेशन, उस हवाले से हमारी एक मूवमेंट चल रही थी जी। तो उसमें भी हमारा कोई एक प्लान है कि शायद क्या यकीनन कोई ना कोई एडवेंचर की तरफ हम जाएंगे अगले 2-3 दिन में, जो है उसको हमने हतमी शक्ल देनी है। बिल्कुल सही। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो जनरल परसेप्शन बन गया हुआ है YDA के हवाले से कि जब से ये बनी है सिंस 2006, उसके बाद से कॉन्टिन्यूस प्रोटेस्ट का एक जो तरीक़ेकार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब हर चीज़ का क्या इलाज और हर चीज़ का क्या सोल्यूशन सिर्फ प्रोटेस्ट से निकलता है? जी देखें कि 2008 में हमने YDA पंजाब बनाई और एक चीज़ हमें समझ आई है कि हम कोई भी सरापा एहतजाज होते हैं तो टेबल पे बुलाया जाता है, नेगोशिएशंस होती हैं और उसमें कुछ कमिटमेंट्स होती हैं। ठीक है। तो जब जो दिए हुए वर्ड्स जो हैं वो पूरे नहीं होते तो फिर हमें दोबारा सरापा एहतजाज होना पड़ता है, दोबारा प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमें गवर्नमेंट ने सिखाई। इस प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट कम इफेक्ट होती है, वो बेचारे गरीब लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं जो OPD में इलाज कराने आए होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आपको पता है कि अब काफ़ी अरसे से हमने कभी सर्विस विथड्रा नहीं की थी। अब एक सिक्योरिटी का इशू है, जब डॉक्टर्स को ऑन ड्यूटी टॉर्चर हो जाए, जब OT के दरवाजे तोड़ के डॉक्टर्स को OT से निकाल के मारा पीटा जाएगा तो ये हुआ है। अदरवाइज हम रोड प्रोटेस्ट करते हैं, हम हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं। लेकिन वो रोड प्रोटेस्ट जो हैं उनकी भी मैं थोड़ी सी मिसालें दूंगी जो पिछले दिनों मैं नोटिस कर रही थी। मैं हमेशा समहाउ और दी अदर इस चीज़ के हक में हूँ कि एहतजाज जो है वो जमहूरी हक है और आपको अपने मुतालबात मनवाने के लिए बहुत
दफ़ा ऐसा होता है कि एहतजाज करना पड़ता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं नोटिस कर रही हूँ कि कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो इस पर मैं आपका मौक़िफ़ ज़रूर लेना चाहूँगी। और अब जब सर्विसेज पुल ऑफ कर ली जाती हैं तो फिर पेशेंट्स जो हैं, और वो गरीब पेशेंट्स जो प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड नहीं कर सकते, OPDs में अपना इलाज कराने आते हैं, वो बेचारे रुल जाते हैं। जी देखें, असल में एक अलमिया ये है कि रियासत की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। जब वो अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाते हैं तो डॉक्टर्स भी अल्टीमेट इसी मुल्क का हिस्सा हैं। डॉक्टर्स के भी मसाइल हैं। जब उनके मसाइल को मुज़ाकरात की टेबल पे जो चीज़ें आप एग्री करके अगर हल नहीं करेंगे, उससे आप मुकर जाएंगे, तो आप ही बता दें कि आखिरकार जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो तो हर बंदा चाहता है ना कि हमारे हल हों। अगर हमारी वजह से, मैं समझता हूँ डॉक्टर्स कभी सफ़र हुए हैं, पेशेंट सफ़र हुए हैं, तो हमारी वजह से हेल्थ सिस्टम में बेहतरी भी बड़ी आई है। एक टाइम था कि आपको हॉस्पिटल लेवल पे कोई SR मुहैया नहीं होते थे, लोग FCPS करते थे, फ़ौरन से पहले वो अब्राड चले जाते थे। सही। अगर हम लोगों ने ये कोई शोर शराबा रहा, हमने कुछ ना कुछ कह लें कि हमारे प्रेशर की वजह से, हमारे इन प्रोटेस्ट की वजह से कुछ पेज बढ़ी, कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो रिज्यूम हो गया, कोई 5000 के लगभग लोग रेगुलर हुए, तो कुछ जो जॉब सिक्योरिटी की वजह से आज लोग रिटेन हैं, कुछ सम एक्सटेंट रिटेन है। अदरवाइज हॉस्पिटल्स में आपको जो क्वालिफाइड लोग हैं वो रिटेन ही नहीं थे, सबके सब बाहर जा रहे थे, अभी भी जा रहे हैं, लेकिन कम से कम लेकिन कुछ ये बाहर जाने वाली, तो मैं इसमें माजरत के साथ मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर्स की बेहिसी है ना कि पब्लिक प्राइवेट आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर, जहाँ हुकूमत आपको सब्सिडीज़ दे रही है और आवाम के टैक्सेस से आपको रिसोर्सेज भी दिए जा रहे हैं, आपको सब्सिडी भी दी जा रही है, एजुकेशन में हर मुमकिन कोशिश की जा रही है आपको काबिल बनाने की, और आप उसका पे बैक ना करो अपनी आवाम के लिए, तो फिर तो ये थोड़ी ज्यादती है ना। ये तो उनके लेवल पर ज्यादती है, इसमें फिर गवर्नमेंट का तो उसमें वो उस तरह से ना पे बैक इसी वजह से नहीं होता ना। देखें, हर डॉक्टर की भी फैमिली है, डॉक्टर्स के भी बच्चे हैं, डॉक्टर्स की भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। जब एक डॉक्टर ये समझता है कि जो कुछ गवर्नमेंट हमें पे कर रही है इसमें इनफ नहीं है, ठीक है, वो किसी भी लिहाज से इनफ नहीं है, तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? देखे ना, या तो कहें कि डॉक्टर्स की जरूरियात है जिंदगी जो है वो बाकी लोगों से कम है। लेकिन फिर सर जो आपने ओथ लिया होता है कि हम पेशेंट्स को प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो डील करेंगे, और फिर वही डॉक्टर्स जो है वो जनरल अस्पताल के सामने, पिछले हफ्ते की ये बात है, ब्रिज के नीचे साय में बैठे दो शरबत की जो रेडियां हैं वो पास खड़ा किए, सेल्फियां बना रहे हैं एहतजाज किए हुए, और पीछे लंबी कतारें लगी हुई हैं जिसमें एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई हैं, फिरोजपुर रोड की ट्रैफिक जैम है। उस वक्त उनको ख्याल नहीं आ रहा, क्या करें? सोल्यूशन क्या है? आम आवाम सफर कर रही है, गवर्नमेंट सफर नहीं कर रही है आप लोगों के प्रोटेस्ट से, उस पे क्या करेंगे? देखिए, इसकी भी तमाम तर जिम्मेदारी, हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, अवाम भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो ये हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है कि हमें भी सेटिस्फाई करें। इसका मतलब डॉक्टर्स को मसीहा ना कहें फिर, क्योंकि डॉक्टरेट एक ऐसा पेशा है जहां पर आपको यू हैव टू थिंक अबव यू, आपको अपने से आगे देखना पड़ता है, और ये तो अन्याय है ना। आपको पेशेंट्स की, अगर एक तरफ पेशेंट्स है एक तरफ आपका एहतजाज है, तो आप किस चीज को चूज करेंगे? देखें, 36 घंटे भी ये हम डॉक्टर ही करते हैं, इमरजेंसियां भी हम यंग डॉक्टर्स ही करते हैं, ओपीडी भी हम यंग डॉक्टर्स ही करते हैं, और एक बड़ा लंबा चौड़ा बैकग्राउंड होता है। और अक्सर मीडिया के जो आप लोग हैं आपको पता होता है कि जी अब मुज़ाकरात चल रहे हैं, अब जो है हमने बैनर्स लगाए हैं, अब हमने पोस्टर्स लगाए हैं, अब हमने एजेंडा दिया है, और जब 6 माह गुजर जाते हैं तो हमें कंपेल कर दिया जाता है कि हम जब तक प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हमारे मुतालबात नहीं, जब तक आपकी ड्यूटी है आप ड्यूटी सर अंजाम दें, उसके बाद जाके जब हम रोड सर्विस फुल करने का क्या मकसद? जब हम रोड प्रोटेस्ट करते हैं उस वक्त हमारी हर चीज जो है वो फंक्शनिंग होती है, सिर्फ इतना फर्क होता है कि हाँ ड्यूटी पे डॉक्टर्स कम हो जाते हैं, ओपीडी सर्विसेज विथड्रॉ जो हुई उसका तो मैं बिल्कुल गवर्नमेंट की साइड नहीं ले रही, आपके मुतालिबात की तरफ भी मैं आऊंगी और मैं उस तरफ भी बात करूंगी। आई एम नॉट टेकिंग देयर साइड, उनकी तरफ से बहुत नेग्लिजेंस है, सिस्टम में बहुत खराबी है, आपको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, जो कि आपका हक बनता है, क्योंकि आप लोग अगर 36 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं और आप लोग काम कर रहे हैं तो जाहिर है आपकी भी एक फैमिली है, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको आपने टैकल करना है। लेकिन फिर बात आ जाती है जिम्मेदारी की, प्रोफेशनल जिम्मेदारी की, और उसमें फिर जब मरीज सफ़र करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इस पर हम बात करेंगे कि मुतालिबात क्या है, क्यों निगोशिएशंस जो हैं वो आगे नहीं बढ़ती हैं और उस पर अमल दरामद नहीं होता। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मुतालिबात की अगर हम बात कर लें कि सर्विस स्ट्रक्चर
आपका उस तरह से वज़ा नहीं किया गया, या पे स्केल जो है वो जितना होना चाहिए उस तरह से नहीं है। क्या इसमें मतलब आपको लगता है कि हुकूमत ये प्रोटेस्ट करने से या बार बार एहतजाज करने से दोबारा आपकी मतलब निगोसिएशंस होती हैं लेकिन वो आगे नहीं जाती, इसकी रीज़न क्या है? देखिए जी, आपको शायद याद होगा कि 16 अप्रैल 2015 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सेक्रेटरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, सलमान रफ़ीक, जिन्होंने ये अनाउंस किया कि जी हम प्रिंसिपल ये एग्रीड हैं कि डॉक्टर्स की पे बढ़ानी चाहिए, हम बढ़ाएंगे। जस्ट 8 to 10 डेज़ हम YDA के नुमाइंदों के साथ बैठेंगे कि हमने ये फैसला करना है कि कितनी बढ़ानी है। ठीक है। उसके बाद हम CM साहब के साथ बैठेंगे और जो है उसको हम अनाउंस करेंगे। तो वो 8 से 10 दिन जो है, आज देख लें कि 16 अप्रैल दोबारा गुजरे, 1 साल हो गया है। तो अब पिछली चीज़ें अभी अटकी होती हैं, आगे फिर और चीज़ें जब जो है आपने इसका साथ फॉलोअप लेने की कोशिश की है या ये जो तमाम साहिबान मौजूद थे आपने इनसे बात करने की कोशिश की है, इनका क्या मौक़िफ़ सामने आता है? मतलब फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंट आपने ख्वाजा सलमान रफ़ीक से बात की या ख्वाजा इमरान नज़ीर से बात की, तो उनका क्या कहना है इस हवाले से? उन्होंने यही कहा जी हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। 10 दिन बाद बात हुई है तो हम कोशिश कर रहे हैं, 10 महीने बाद बात हुई है तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम तो यही सुन रहे हैं। सही, तो इसका मतलब है कि फिर इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? मतलब अगर उस तरफ से भी काम नहीं हो रहा और आप लोग भी प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो फिर सोल्यूशन क्या है इसका? असल में YDA पंजाब की लीडरशिप जो है ना, सच्ची बात ये है कि हम गवर्नमेंट और डॉक्टर्स कम्युनिटी के दरमियान ना बहुत सारी जो है ना वो मीडिएशन कर रहे होते हैं, ब्रिज भी बन रहे होते हैं। ठीक है। तो एक वक्त हमारे ऊपर ऐसा आता है कि जब ये इतना डिले करते हैं, डिले दर डिले, तो अगर हम फिर सरापा एहतजाज नहीं होते तो हमारी अपनी कम्युनिटी जो है ना वो हमारे ऊपर उंगलियां उठाती है कि ये शायद बेईमान है, ये शायद नहीं करना चाहते। तो हमें अपनी अल्टीमेट, हम डॉक्टर्स कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं, हमने उनकी पल्स के साथ चलना है। हम कन्विंस करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ना छेड़ा जाए, लेकिन ठीक है ये बात हमारे ऊपर आती है। लेकिन मैं इस पे बरमला कहता हूँ कि जब जो रियासत है, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो फिर बाकी कम्युनिटीज जो हैं उनके भी जो मसाइल जब हल नहीं होते तो फिर कहीं ना कहीं जाके ये एहतजाज का सिलसिला शुरू होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये चीज़ मानते हैं कि बीइंग अ डॉक्टर इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रोफेशन जहाँ पर यू हैव टू थिंक अबव यू, आपको अपने से आगे सोचना पड़ेगा, आपको अपने से आगे देखना होता है क्योंकि आपको पेशेंट्स को डील करना होता है, उन लोगों को, और ख़ास तौर पर ऐसे अस्पतालों में जहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत मिनिमम है, जहाँ पर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट जगहों पर जाना। सो क्या ये चीज़ मुमकिन नहीं कि आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें और उसके बाद अगर आपके मुतालिबात हैं या प्रोटेस्ट है उसको कंटिन्यू रखा जाए? जी, ये हमने करके देखा है कि अपनी ड्यूटीज़ भी पूरी करें और साथ में कोई हम एहतजाज भी कर लें, उसका हुकूमत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो यानी कि आवाम को तंग करके हुकूमत पर असर कराना, ये तो फिर जायज़ ना हुआ ना? हुकूमत पंजाब का जो है ना वो एक जो मुझे समझ आई है कि इन्होंने एक तरीकाकार बना लिया है कि डेड एंड पे लेके जाना है तो कुछ करना है, नहीं तो नहीं करना। अच्छा, पीक पर बात जाएगी तो ही डिसीजन लेना है। जब शोर शराबा पड़ जाएगा ना, जब एक दफ़ा वो मतलब हर चीज़ जो है खबर चल रही होगी कि हाँ ये हो गया, ठीक है, अस्पताल बंद हो गए या रोड बंद हो गए, तो फिर हाँ हमें राब्ता होता है। हमारे साथ ये कुछ अरसे से मुज़ाकरात ही नहीं कर रहे थे। मैं आपको क्या बताऊं, बात ही नहीं कर रहे थे, बात ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, सही है। सो आइंदा का लाए अमल क्या होगा? आप क्या प्लान कर रहे हैं? कोई मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट होगा जिसकी वजह से मैस लेवल पे अब जो है हमारा कोई प्लान है, तो फिर बेचारे मरीज जो है वो तैयार हो जाएं कि वो बीमार ना हो, वो अस्पतालों में ना आए। उसमें हम जो है कोई कुछ तो ऑल्टरनेट दें ना। आपकी प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, या तो फिर आप डॉक्टर ना बनते, मैं तो सीधी तरह यही कहूंगी, या तो फिर आप इस फील्ड में ना आते जहाँ पर आपको पेशेंट्स को टैकल करना है। बहुत सेंसिटिव जॉब है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मिनिमम फैसिलिटीज़ में जब डॉक्टर घंटों ड्यूटियां करते हैं उस वक्त उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हम अप्रिशिएट करते हैं उनको जब वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। जी, मैं जवाब देता हूँ कि आपने कहा ना कि हमें अपनी ज़ात से आगे सोचना चाहिए। बिलीव मी, हमारे साथ अस्पतालों में जो कुछ होता है ना, हम अपनी ज़ात से आगे जाके सोचते हैं तो ये हॉस्पिटल चल रहे हैं। अगर हम अपनी ज़ात का सोचना शुरू कर दें ना कि जिसका दिल करता है छोड़ करके चला गया पेशेंट लवाई, क्योंकि यहाँ सिस्टम तो है कोई नहीं। बिल्कुल, एक पेशेंट आता है, उसके साथ 8-8, 10-10, 12-12, 14-14, 20-20 अटेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसका किसी का बाप है तो वो शायद गुरेज कर लेगा, किसी का भाई है तो वो शायद ख्याल कर लेगा, बाकी लोग हैं उनका काम ही ये है
कभी कोई गालियाँ निकाल के जा रहा है, कभी कोई लेडी डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी करके जा रहा है, अच्छा, कभी कोई फिजिकल होके जा रहा है। इनको शामिल करें ना, इन पॉइंट्स को शामिल करें अपने प्रोटेस्ट में कि अस्पतालों में प्रोटोकॉल होना चाहिए, पेशेंट्स का एक क्राइटेरिया होना चाहिए। सर्वे स्ट्रक्चर में एक ये पॉइंट है हमारा कि बाकायदा एक लेजिस्लेशन होगी, कैबिनेट के थ्रू उसको पास कराएंगे, एक कानून बनाएंगे कि कोई भी शख्स आके हॉस्पिटल में अगर फंस क्रिएट करता है तो उस एक्ट के तहत उसको पनिशमेंट होगी। सही। वो लेजिस्लेशन हुई कोई नहीं। सिक्योरिटी 2008 में वाईडीए पंजाब बनी तो हमने ये शोर शराबा डालना शुरू किया कि हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर अनसेफ है तो वो पेशेंट को अच्छे तरीके से एंटरटेन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू। तो आपके सामने है कि इन्होंने आज तक क्या किया है सिक्योरिटी के लिए। वक्ती तौर पर जी 15 पुलिस वाले आ गए हैं, 20 आ गए हैं, 10 दिन गुजरते हैं वापस चले जाते हैं। बात जो कि तू है, कभी विहाड़ी में डॉक्टर को मार पड़ रही है, कभी फैसलाबाद में डॉक्टर्स को मार पड़ रही है, कभी सरगोदे में मार पड़ रही है, कभी एलजीएच में मार पड़ रही है, कभी जनाब आप इंसिडेंट्स उठा के तो देखें। और ये हॉस्पिटल इसी वजह से चल रहे हैं कि हम लोग अपनी ज़ात से आगे जाके सोच रहे हैं। तो यही हम सोचते हैं कि हम अब डॉक्टर्स बन गए हैं, या तो हम ना बनते, लेकिन अपने राइट्स के लिए सोच सोच के जब हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रह गया तो तब हम सरापा एहतजाज होते हैं। अदरवाइज तो हमारा भी दिल नहीं करता। हम डॉक्टर हैं, हमारा भी दिल करता है कि हमारा काम है हॉस्पिटल में काम करना, पेशेंट ट्रीट करना। हमारा ये काम नहीं है कि हम रोड पे जाके बैठे। मिसिंग फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो दावे तो बहुत किए जाते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं और कैपेसिटी बिल्टअप की जा रही है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है इसकी? जी मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले बात की थी कि मैं जनरल अस्पताल में आता हूँ, मैं वहीं से शुरू हो जाता हूँ कि जनरल अस्पताल के सामने वाला रोड जहाँ मेट्रो बना, वो 3 दफ़ा बेहतरीन कारपेटेड रोड बनाया गया, उसको तोड़ा गया, दोबारा बनाया गया, फिर तोड़ा गया, फिर बनाया गया। मैं 2008 में जनरल अस्पताल में आया हूँ और जनरल अस्पताल की ये जो कंस्ट्रक्शन है, आज तक भी वहाँ कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कंप्लीट नहीं हो सकी। ये बिल्डिंग्स उस वक्त से जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2008 आज 2016 है, 8 साल हो गए। 8 साल में वो बिल्डिंग्स कंप्लीट नहीं हो सकी। ये पहले स्टेप पे आ जाएं और 1 साल में, 1 साल या 1.5 साल में ये रोड 3 दफ़ा टूट के दोबारा बना दिए गए। उसमें फिर बाद में मेट्रो भी बना। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो इनका फोकस है ना। अच्छा, अब मैं सबसे पहली बात तो करता हूँ कि कोई भी काम है ना, घर से लेकर मुल्क तक आप एक प्रायोरिटी फिक्स करते हैं। इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। ये हेल्थ के लिहाज से मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने डंग टपाओ पॉलिसी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। हेल्थ फॉर ऑल, फ्री मेडिसिन, फ्री इन्वेस्टिगेशन, ये वो। मैं तो कहता हूँ कि नथिंग एल्स। वहाँ भी हम डॉक्टर्स की तजरील होती है। क्वालिटी मेडिसिन कोई नहीं आ रही, एंटीबायोटिक्स आए दिन इमरजेंसी में भी शार्ट होते हैं। अच्छा, ठीक है, आए दिन मशीनें ख़राब होती हैं। आ जाए बेड्स की तरफ, आप अक्सर आके देखेंगे इमरजेंसी में एक बेड पे 2 पेशेंट होते हैं। वजह क्या है कि ये क्यों ऐसा नहीं करते कि ये प्राइमरी केयर जो है उसको प्रमोट करें, सेकेंडरी केयर जो है उसको प्रमोट करें, टर्शरी केयर। अब तो ये रखे ना, ये पॉइंट्स रखे अपने मुतालिबात में। हमने तो इनको बहुत कुछ बताया है, लेकिन इनका काम ये है कि बस किसी भी तरीके से जो है ना हमने चीजें डीरेल करनी, अपनी कमिटमेंट्स पूरी करें। ये तो हम तो सिस्टम की बेहतरी चाहते हैं। हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं ना कि डॉक्टर्स की पेज भी बढ़ाएं, तो यकीन करें ये भी सिस्टम की बेहतरी है। अगर पेज अच्छी जो हो जाएंगी तो बहुत सारे लोग जो हैं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे डेफिनेटली। हम कहते हैं कि उनकी ये प्राइवेट प्रैक्टिस बैन कर दें, उनको पैसे अच्छे दें। हम तो ये कहते हैं कि उनके पैसे अच्छे करें, पाबंदी लगाएं कि बाहर नहीं जा सकते। अब ये कहें कि हम दें भी 50,000 60,000 और लोग जो हैं वो हम बैन भी लगा दें कि जी आप आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते, तो ये कर नहीं सकते ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत की ये प्रायोरिटी नहीं है कि हेल्थ को, हमने हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना है। अगर ये बेहतर करना चाहिए, हम तो इन्हें कहते हैं आए बैठे हमारे साथ, बेहतरी के लिए हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे बेहतर हो सकता है। सही मतलब मैं आई एम नॉट अगेंस्ट योर जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपके मुतालिबात हैं, और बहुत सी चीज़ें जेन्युइन हैं जिसमें पेशेंट केयर भी शामिल हो जाती है और आप लोगों की अपनी भी डेफिनेटली उसमें प्रायोरिटी में आता है, सर्विस स्ट्रक्चर आता है, सैलरी रेज आता है, उस पर बैठ कर नेगोशिएशंस हो सकती हैं, बात हो सकती है। पॉइंट सिर्फ मेरा इतना था कि अगर पेशेंट केयर निगलेक्ट ना हो और आप अपने मुतालिबात भी रख दें और प्रोटेस्ट भी कर लें, तो शायद
जो पेशेंट्स निगलेक्ट होते हैं वो ना हो सके। देखिए आइडियली तो यही होना चाहिए, लेकिन आइडियोलॉजी पे हमने चल के देखा है कुछ हासिल नहीं होता। कहीं लेकिन ना अगर कहीं दोनों एक ही डगर पर चले जाएंगे तो फिर आम आवाम तो मुतासिर होगी ना उससे सर। ये तो फिर नहीं, हम तो कोशिश करते हैं। फिर पैसे क्या तो आम आदमी मतलब वरना कौन से पॉलिटिशियंस और कौन सी गवर्नमेंट के बच्चे जो है वो सरकारी अस्पतालों में जो बात आपने की ना, अगर हम अपनी जात से बढ़ के ना सोचें तो अगर दूसरी तरफ हम जाएं, एक आम जो ह्यूमन बीइंग है वहां हम रखें तो हम रोजाना अस्पताल बंद करें। यकीन करें हमारे साथ ये होता है। नहीं, रोजाना अस्पताल बंद करें सर, आपके लिए भी तो हुकूमत ने नहीं हम नहीं करते ना। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़कर आगे आए हैं तो इस आवाम के पैसे से ही आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई ना, आपको सब्सिडी दी गई, आपकी एजुकेशन में हर चीज़ में बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मेरा जो एक मेन पॉइंट था पेशेंट केयर, वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच। एंड आप यहाँ पर आए, आपका मौक़िफ़ भी सामने आया और बहुत से लोग भी ये सवाल करते हैं कि शायद YDA ने सिर्फ प्रोटेस्ट का ही वतीरा बना रही है, लेकिन आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आया तो डेफिनेटली लोगों को समझ भी आई होगी और समझने में आसानी भी रही होगी। लेकिन फिर मुतालिबा वहाँ से भी यही आएगा और मैं भी यही करूँ कि पेशेंट केयर का थोड़ा सा ज़रूर ख्याल रखा करें। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले सेल्स और प्रमोशंस की बात करेंगे बचत बाजार में। बचत बाजार में सबसे पहले आपको बताएंगे सेल लगी हुई है जी। लिवाइस पर आपको 40% तक ऑफ मिलेगा, वहां जाकर शॉपिंग करें और 40% तक ऑफ एंजॉय करें। नेक्स्ट है जी ड्रीम्स पर आपको 20% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में डालडा ऑलिव ऑयल है जी, एक्स्ट्रा वर्जन 3 लीटर 10, रिटेल प्राइस 23.75, प्रमोशनल प्राइस 21.99, आप 173 रुपीज़ बचा सकते हैं। और लरपैक बटर है जी 200 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 285, प्रमोशनल प्राइस 238, 47 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। और अब हम अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कहां पर मौजूद हैं वो। शहजाद बताइएगा कहां पर हैं आप और महंगाई का क्या ग्राफ देखने में आ रहा है? कि ओपन मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमत में मज़ीद कमी देखने में आई है। आज 10 रुपये मज़ीद सस्ता होकर मुर्गी का गोश्त 232 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो उसकी कीमत रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जो जिंदा ब्रायलर मुर्गी है उसकी कीमत परचून में 160 रुपये फ़ी किलोग्राम है, जबकि जो थोक है उसमें 154 रुपये फ़ी किलोग्राम ज़िला इंतज़ामिया की जानब से मुतय्यन की गई है। जबकि जो अंडे फार्मी हैं उनकी कीमतें जूं की तूं हैं, यानी अंडे जो फ़ी दर्जन हैं वो 69 रुपये और जिनकी पेटी है 29 दर्जन की वो 2010 रुपये उसकी कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानब से मुतय्यन की गई है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो सरकारी नरखनामा ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जारी किया गया है, इसके मुताबिक आज जो सब्जियों की कीमतें हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इनमें आलू 15 रुपये, इसके अलावा प्याज 29, टमाटर 20 रुपये, लहसुन जैसी की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है, ये 96 रुपये। अदरक थाईलैंड से इंपोर्ट किया गया 53 रुपये। इसके अलावा जो लहसुन चाइना से इंपोर्ट किया गया ये 156 रुपये, अदरक चाइना 74 रुपये, बैंगन 14 रुपये। इसके अलावा जो मूंगरे हैं उनकी कीमत 2 रुपये बढ़कर 55 रुपये, खीरा फार्मी 8 रुपये। इसके अलावा जो करेले हैं उनकी कीमत 20 रुपये फ़ी किलोग्राम ज़िला इंतज़ामिया की जानब से मुतय्यन की गई है। इसके अलावा पालक 10 रुपये, लीमू चाइना 58 रुपये, लीमू जो देसी हैं इनकी कीमत में भी कमी वाक़ई नहीं हो सकी, ये दस्तूर 180 रुपये। इसके अलावा जो मेथी है वो 15 रुपये फ़ी किलोग्राम में मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि माड़ू जो है वो 10 रुपये, खीरा देसी 20 रुपये, जो गाजर देसी है वो 17 रुपये। इसके अलावा दीगर सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो उनमें जो बंद गोभी है वो 10 रुपये, फूल गोभी की कीमत 30 रुपये, घिया कद्दू 15, सब्ज़ मिर्च 35। इसके अलावा जो शिमला मिर्च है उसकी कीमत 18 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। इसके अलावा दीगर सब्जियों में घिया तोरी जो है वो 45, अरवी 47, भिंडी 47। के अलावा जो मटर हैं
वो 74 रुपये फ़ी किलोग्राम उसकी कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतय्यन की गई है। इसके साथ साथ जो मूली है वो 6 रुपये, टिंडियाँ फार्मी 15 रुपये, गाजर चाइना 10 रुपये, इसके अलावा शलजम 20, साग जो है वो 10 रुपये, छोलिया 18 रुपये और कचनार की कीमत में भी इजाफा देखने में आ रहा है, ये 96 रुपये। इसके अलावा जो देसी टिंडे हैं उनकी कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 45 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। लेकिन सार्फिन का शिकवा अपनी जगह है कि सरकारी नरखनामे पर ज़िला इंतज़ामिया अमल दरामद को यकीनी बनाए। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। और नाज़रीन, ज़ैनत शॉप पर आप जा रहे हैं तो बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में, मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा 520 और मटन कीमा 960 में। ग्रामीण रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मिलेगी आपको 160 में और उसका बना हुआ गोश्त 232 रुपये में। परचून से अंडे 69 रुपये दर्जन, थोक से 67 रुपये और गोरमे से 68 रुपये में। और अब डिफरेंट मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे टुडेज डायरी में। टुडेज डायरी में हिजरत लगी हुई है जी रॉयल पाम ऑडी 3 में 5:45 बजे और इसके साथ नेक्स्ट मूवी बताती चलूँ मालिक जो है वो लगी हुई है 9:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। द जंगल बुक 3D 7:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 7 बजे लगी हुई है वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। फैन लगी हुई है 4:15 बजे रॉयल वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में और 1:15 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 3 में। द हंट्समैन वेंचर्स वॉर 3D वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में 2 बजे, रॉयल पाम ऑडी 2 में 5:30 बजे। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाजत लेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।